नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हाउसिंग सोसाइटी की समस्याएं और उसका समाधान। अब हाउसिंग सोसाइटी क्या है, इस चीज़ को पहले समझिए। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी यही कहा कि हाउसिंग सोसाइटी एक घरों का समूह होता है, घरों का समूह होता है जिसको एक साथ आने के लिए सोसाइटी फॉर्म की जाती है, जिससे कि आपके एरिया की जो भी रख रखाव है, मेंटेनेंस वगैरह, उस चीज़ पे नियंत्रण करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, उनका चुनाव करके उनकी नियुक्ति किया जाए और उनके द्वारा सोसाइटियों की जो भी प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को देखा जाए। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अगर सोचेगा कि नहीं हम अपने हिसाब से कर लेंगे, तो आपका जो परिसर है उस पर ना तो कहीं साफ सफाई रहेगी, ना ही आपके यहाँ पे जैसे हम चालियों में रहते हैं, तो दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा चालियों में कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर की लाइट चालू करता है, नहीं बाकी बंद करके रखते हैं। अब हम दूसरे को ये नहीं कह सकते कि भैया तुम भी लाइट चालू करो। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे आपसी वाद विवाद पैदा होता है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए सोसाइटियों में, तो सोसाइटी की जो भी चीज़ घरों के बाहरी जो भी लाइट्स वगैरह हो गए और भी जो सुविधाएं दी जाती है, उस सुविधाओं के लिए हर व्यक्ति मेंटेनेंस निकालता है ताकि किसी को भी कोई भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। सहकारी हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंधक समिति सोसाइटी का मुख्य केंद्र होती है, जो सदस्य होते हैं उनकी शिकायतों का निवारण करती है और सोसाइटी की प्रबंधकी गतिविधियों के अलावा वित्तीय प्रबंधक की देखरेख करती है। अब प्रबंधकी गतिविधि का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके यहाँ पे मेंटेनेंस का मसला है, वॉचमैन का मसला है, पानी का मसला है, जो भी है, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों की समस्याएं, तो सोसाइटी होने से आप सोसाइटी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे पानी की जो प्रेशर है कम है या पानी आता नहीं है। जो भी प्रॉब्लम से कोई जो साफ़ सफाई करने वाला है वो व्यक्ति आपके घर के सामने साफ़ सफाई नहीं करता है, तो आप सोसाइटी को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं होती, वो समस्याओं का निवारण करने के लिए ये प्रबंधकीय गतिविधि, उसके अलावा प्रबंधन की देखरेख करती है, वित्तीय प्रबंधन की देखरेख करती है। वित्तीय प्रबंधन तो फाइनेंशियल में क्या होता है कि सोसाइटी एजीएम लेके अपने लोगों का एक आम सभा लेके उस सभा में डिसाइड करते हैं कि अभी आज का दौर है कि हर व्यक्ति के घर में गाड़ियां हैं। मान लो 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर तो बहुत कम लोगों के पास होगी, अगर है भी तो वो जो 4 व्हीलर सोसाइटी की प्रांगण में खड़े करते हैं, जिससे हो सकता है पार्किंग भी दी हो। पहले तो एसआरए में पार्किंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन ये जो 300 का एरिया 2020 में जो जीआर आया, उस जीआर के हिसाब से एक 2 व्हीलर पार्किंग का व्यवस्था बिल्ड डेवलपर को करना है। तो वो हिसाब से पार्किंग के लिए आप सब लोग एक आम सभा में डिसाइड करोगे कि भैया 2 व्हीलर पार्किंग हमारी होती है। अब जहाँ पार्किंग आप करते हैं तो वहाँ गंदगी भी होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो उन चीज़ों का निराकरण करने के लिए कि भाई हर व्यक्ति जो भी 2 व्हीलर पार्किंग करता है वो 50 रुपया या 100 रुपया मंथली उस विषय में देगा, ताकि सोसाइटी अच्छे से उसका रखरखाव कर सके, देखरेख कर सके। यहाँ पे जो सोसाइटी के वॉचमैन्स होते हैं उनकी पगार देना है। प्रॉब्लम क्या होता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं सोसाइटी के नियम और कानून जानने के लिए। ये जो वॉचमैन्स रखे जाते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, तो
कई कई सोसाइटियाँ क्या करती है, दिन में वॉचमैन नहीं रखती, रात के समय वॉचमैन रखते हैं, क्योंकि दिन में तो भाई हर आदमी जाग रहा है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो सोसाइटियाँ सही है, दोनों समय वॉचमैन गार्ड का बंदोबस्त करती है। फिर उसके बाद आपके लाइट्स मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस आते हैं, उस चीज़ों का जमा करना, उनका भरना, बिल चुकता मतलब चुकता करना, ये सब चीज़ें वित्तीय प्रबंधन की में आती है, जिसकी सोसाइटी की जो प्रबंधन समिति है वो देखरेख करती है। समिति के जो सदस्य होते हैं वो सहायक निबंधक की देखरेख में चुनाव द्वारा चुना जाता है। अब आपके यहाँ पे देखिए चुनाव होता है तो वहाँ पे जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उनके यहाँ से उनकी प्राधिकारी जो उनको जिसको नियुक्त किया जाता है, उनकी देखरेख में ही चुनाव होता है और उसमें ही चुना जाता है आपके जो भी प्रबंधन समिति के सदस्य हैं। और सभी निर्वाचित सदस्यों की सोसाइटी का निवासी होना अनिवार्य है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जो भी व्यक्ति आपकी सोसाइटी में जिसका खुद का फ्लैट है, मालिक है, वही प्रबंधक समिति का सदस्य बन सकता है और मेंबर भी वही बनता है। लेकिन ये मैं जोर क्यों दे रहा हूँ इसके ऊपर, उस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए कि जो निवासी होना अनिवार्य है। अब देखिए बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि सोसाइटियों के अंदर जो सोसाइटी के सदस्य हैं वो प्रबंधक समिति में तो बैठ जाते हैं, जैसे अध्यक्ष हो गए, सेक्रेटरी हो गए, ट्रेजर हो गए या अदर जो कमिटी मेंबर्स है वो, लेकिन वहाँ रहते नहीं हैं, वो वहाँ पे रहते नहीं हैं। अब जब वहाँ पे रहते नहीं हैं तो वो सोसाइटी को कैसे ध्यान रखेंगे? तो उसमें भी नियम ये है कि अगर वो सोसाइटी में नहीं रहते हैं लेकिन सोसाइटी से 2 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं तो वो सोसाइटी के समिति का सदस्य नहीं बन सकते। सोसाइटी की समिति का सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि जो भी मेंबर्स चुने जाते हैं समितियों में, वो मेंबर का जब भी मीटिंग, क्योंकि ये मेंबर्स की हर महीने मीटिंग्स होती हैं जिसको बोलते हैं मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग, उनके मिनट्स बनते हैं, उन्होंने क्या काम किया और क्या तकलीफ़ें हैं, उस तकलीफ़ों के बारे में क्या उनको एजीएम लेने की ज़रूरत है या आने वाले समय जब एजीएम आएगा उसमें मुद्दा उठाना जरूरी, इन सब चीज़ों का जो सारांश है वो मिनट्स में रखा जाता है। तो इसके लिए अगर वहाँ पे समिति का सदस्य नहीं है, समिति का सदस्य नहीं है और जो सोसाइटी के लोगों को तकलीफ़ें हैं वो देखरेख नहीं कर रहा है, वो मीटिंग में नहीं आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रबंधक समिति का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बहुत सारे ये 30 सितंबर के बाद बहुत सारी सोसाइटियों का इलेक्शंस होने वाले हैं। उस सोसाइटी के इलेक्शन में इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो भी व्यक्ति आपके सोसाइटी में सदस्य तो है, मैं सदस्य की बात, सदस्यता उसको नहीं निकाल सकते क्योंकि उनका वहाँ पे मालिकाना है, उनका शेयर होल्डर है, तो उनको सदस्यता से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन उनको प्रबंधक समिति में से आप अलग कर सकते हो कि भाई नहीं, प्रबंधक समिति में आप नहीं आ सकते क्योंकि आप इतने लंबे रहते हो, वहाँ से कैसे आओगे, कैसे समय जो हमारी सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी में प्रबंधक समिति क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आप जान लीजिए। अब देखिए ये तो नहीं कि प्रबंधक समिति का महीने में एक दिन मीटिंग हो, भाई प्रबंधक समिति एक दिन ही मीटिंग आके चली जाएगी, वो चाहे दूर भी रहे, 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर रहे, 50 किलोमीटर दूर, वो आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो सोसाइटियाँ होती हैं उसके अंदर रोज़ के प्रॉब्लम्स हैं, रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हैं, लोगों की शिकायत हैं, उनको दूर करना पड़ता है। तो उन चीज़ों को क्लियरेंस करने के लिए जो प्रबंधक समिति है, वो प्रबंधक समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका सोसाइटी ऑफिस के अंदर बैठना कम से कम 1 घंटे के लिए। ऐसा तो नहीं है कि भैया वो उनको चुन लिया गया, वो काम धंधा छोड़ के दिन भर ऑफिस में बैठा, ऐसा नहीं है।
जब भी समय मिले वो 1 घंटा ऑफिस में बैठेंगे शाम के टाइम पे, या जब भी उनको समय होगा, उसमें जो भी कंप्लेंट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, उस चीज़ पे देख रेख करेंगे। तो ये चीज़ें होती, क्योंकि देखिए जब हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है तो उसका देख रेख करना हमारा ही काम होता है, तो हम उसको करते ही हैं। उस समय भाई चाहे व्यापार चला जाए या नौकरी चली जाए, ठीक है, हमको करना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सम्मिलित प्रॉपर्टियाँ हैं, मतलब साझे की है, लोग शेयर होल्डर्स हैं, सब मालिक है उसके अंदर। तो वहाँ पे जो कमेटी बैठती है, बहुत सारी कमेटी तो जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनको पेमेंट भी करती है, इसलिए कि सेक्रेटरी का काम बहुत बड़ा है। उनको डिपार्टमेंट जाना, वहाँ पे पैसे भरना, ये क्लियरेंस करना, कुछ प्रॉब्लम है तो कंप्लेंट करना, बनाना, ये सब चीज़ें उनके अंडर्स में आती। तो वहाँ पे कुछ कमेटियों उसके लिए डिविडेंड रखा जाता है कि भैया एक प्रबंधन समिति है तो इनको महीने का कुछ अलाउंस दिया जाए। पगार की नहीं बात करो, अलाउंस की बात करो, तो अलाउंस दिया जाता है कि भैया इनके घर के खर्चे न लगे। तो ये चीज़ें भी आपको समझना चाहिए। और यदि आपके कमेटी में कोई भी ऐसा बंदा है जो उस प्रबंधक समिति में निर्वाचित हो जाता है लेकिन सोसाइटी में रहता नहीं, वो सोसाइटी 2 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पे रहता है, और प्रबंधक समिति का में उसने प्रबंधक समिति में उसको चुना गया है, तो आप उस सदस्य के विरुद्ध सहायक निबंधक को महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1961 की उसकी जो उपविधि है संख्या 174A के अधीन शिकायत कर सकते हैं, जिसके विपरीत शिकायत पे जो सहायक निबंधक है उस पर कार्रवाई करेगी और उनको वहाँ से बोलेंगे, ऑर्डर पास करेगी कि भैया नहीं, आप प्रबंधक समिति में नहीं रह सकते। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। अब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है, देखिए बड़ी बड़ी सोसाइटियों की बात अलग है, बड़ी सोसाइटियों की बात अलग है। हमारे यहाँ पे जो स्लम की सोसाइटियाँ होती हैं, अब स्लम की सोसाइटियों में तो भाई किसी के पैसे नहीं होते हैं, वहाँ पे वोट देने का अधिकार भी वही होता है, किसको, जो वहाँ पे मालिक है या उसकी पत्नी। तो वो हिसाब से ये चीज़ों को देखा जाता है। अब सोसाइटी की कुल संख्या, अब जो सोसाइटी की टोटल संबंध है, जो प्रबंधक समिति में सदस्य जो होते हैं उनकी टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं दर्शकों के, हमारे बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि हमारी समिति में कितने सोसाइटी में सदस्य लें, कितने नहीं लें। तो उस विषय में मैंने बोला इस वीडियो में हम बात कर ही लेते हैं। तो जो प्रबंधक समिति की कुल संख्या जो है वो आपके सोसाइटी के अंदर जो भी फ्लैट ऑनर्स और दुकान ऑनर्स हैं उनकी संख्या मिलाने के बाद है, उस पर निर्भर करती है। अब जैसे कि आपके सोसाइटी में 100 से 200 तक के मेंबर्स हैं टोटल, तो उसमें कुल 13 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे? 13 मेंबर्स। और उसमें 8 जो मेंबर्स होंगे वो सामान्य वर्ग के होंगे, 2 महिला होगी, एक SC ST से, एक अन्य पिछड़ा वर्ग रहेगा और एक एंटी SBC से। तो इस प्रकार उस कमेटी का गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपकी संख्या 200 से, जो कमेटी की जो सोसाइटी की जो डेंसिटी है 200 से 300 के लिए है, तो वहाँ 15 लोग चुने जाएंगे, जिसमें 10 सामान्य, 2 महिला और बाकी सभी वर्ग के एक एक लोग रहेंगे। 301 से 501 के लिए 17 लोग चुने जाएंगे, जिसमें सामान्य 12 और महिला 2। महिला कितने होंगे? 2। और बाकी सभी वर्ग के एक एक लोगों को चुना जाएगा। अब 500 या उससे अधिक की संख्या आपकी सोसाइटी की डेंसिटी है, तो उसमें साधारणतः 19 सदस्यों का एक प्रबंधक समिति बनेगा, जिसमें सामान्य 14 होंगे, 2 महिला होंगी और बाकी सभी वर्ग के एक एक लोग उसमें सम्मिलित रहेंगे।
तो ये आपकी प्रबंधक समिति हो जाती है। अब दोस्तों तकलीफ क्या होती है, अब ये जो पोस्टेज हैं SC ST OBC NT CS BC, ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई कई सोसाइटी में क्या होता है, महिलाएं आगे नहीं आती, महिलाएं आगे नहीं आती है। तो वहाँ पे अगर समझो महिलाएं आगे नहीं आती है, जो जो पुरुष मेंबर है अपनी घर की महिलाओं को उसमें पद दिलाए ताकि वो समानता बनी रहे। अभी तो ये भी बात चल रही है कि कई कई इलाकों में ये जो रिक्त पद होते हैं, जो पिछड़ा अन्य वर्ग OBC SC ST NCB ST BST, तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, उस वर्ग के लोग सोसाइटी में नहीं है तो वो उस समय वहाँ पे उनकी पोस्ट पे किसी और को रखा भी नहीं जा सकता। तो प्रॉब्लम वो हो रही है, प्रॉब्लम वो हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि उतने लोगों की भी संख्या घट जाती है, संख्या घट जाती है कि जैसे आपको 15 है तो 15 में 4 अगर ही गए तो आपको 11 लोगों की टीम बनाना है। ये तकलीफ़ें होती हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके अगर इलाके में कोई भी इन वर्ग के लोग हैं तो इनको इलेक्शन लगाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, ये वर्ग के लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं लेकिन वो इलेक्शन के इच्छुक नहीं रहते हैं, भाई हमको नहीं करना है, हमको नहीं जाना है। प्रॉब्लम वो आती है, जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं तो रहती है लेकिन बहुत कम महिलाएं जो आगे आती है सोसाइटी के अंदर। तो ये सब तकलीफ़ों को देखते हो सकता है सरकार इसके और भी नियम निकाल रही है, निकाल चुकी है कि अब आपको ये नहीं रखना है, कोई भेदभाव नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो चंद्रशेखर प्रभु जी हैं, जो महाराष्ट्र सोसाइटी की जो जिनकी संस्था है या उनके ये है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने भी यही बात कहा है कि ये जो वर्गों की बात करके आपस में भेदभाव किया जा रहा है तो इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। खाली पुरुष और महिलाओं का समावेश करना चाहिए, जिसमें 2 महिला रहें और बाकी हर वर्ग के लोग रहे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। उसमें ये नहीं होगा कि कंपलसरी आपको रखना ही है। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ों को आपको समझना है कि आपका जो इलेक्शंस होगा तो आपके इलेक्शंस के अंदर व्यक्ति का चुनाव करते समय ये देखिए कि वो व्यक्ति आपकी सोसाइटी की जो वहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है उस वहाँ से कितना दूर रहता है। भाई ठीक है, भाड़े भी रह रहे हैं ना, वो बोलेगा मेरा घर टूटा हुआ मैं कहाँ रहूँ, लेकिन भाई जब आप यहाँ मुंबई से आप चले जाओगे विरार, तो विरार में जाने के बाद आप यहाँ पे क्या चल रहा है वो कैसे देखेंगे आप। तो इसके लिए तो आपको रोज़ आना पड़ेगा। रोज़ आने का मतलब है कि भाई आप फिर बोलेंगे कि भाई मेरी नौकरी धंधे का प्रॉब्लम है, तो वो समस्याएं भी निर्माण होती हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके जो भी सदस्य आपके डेवलपमेंट के अगल बगल में उन्होंने किराए पे लिखे, तो ऐसे लोगों को बनाए ताकि वो डेवलपमेंट पे नज़र रख सके और लोगों को डेवलपमेंट की जानकारी दे सके। नहीं तो यही प्रॉब्लम्स हो जाता है कि जो व्यक्ति दूर रहेगा उसको सदस्य मिल नहीं पाते, सोसाइटी के ऑफिस का ठिकाना नहीं होता। ये तो आपने मोस्टली देखा होगा, इस सारे में सोसाइटी की ऑफिस रहती ही नहीं है, बस मात्र रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी एक भाड़े पे लेके उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है, बाद में वो चीज़ गायब हो जाती है। लेकिन डिपार्टमेंट को सोसाइटी ये नहीं बताती है कि भाई हमारे पास सोसाइटी की ऑफिसेज नहीं है। अब सोसाइटी की ऑफिस नहीं रहेगी तो भाई अब जो भी मेंबर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, जो पत्राचार है कहाँ करेंगे, करस्पॉन्डेंस कहाँ करेंगे, और अगर मिलना है तो कहाँ मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों की तकलीफ होती है। तो उन चीज़ों की तकलीफ के लिए आपको लड़ना होगा, क्योंकि आप अगर जागरूक हैं तो आप उन चीज़ों पे आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई ये सोसाइटी का ऑफिस क्यों नहीं है। अगर यहाँ डेवलपमेंट इतना बड़ा डेवलपर डेवलपमेंट कर रहे इतनी बड़ी एरिया, तो क्या ये एक ऑफिस टेम्पररी ऑफिस जगह पे नहीं बना के दे सकता है? क्योंकि भाई देखिए बिल्डर क्या कहता है, भाई मेरा डेवलपमेंट चल रहा है, मैं वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन बना नहीं सकता, मुझे बाधा पैदा होगी। लेकिन इनके जो लोग रहते हैं, जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ इन कॉन्ट्रैक्टर के लोग, वो जब आते तो रोज़ तो वो आना जाना उनका रहता नहीं, वो साइड भी रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो भाई उनके लिए वो टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो बाधा पैदा उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन सोसाइटी का ऑफिस 100% बाधा उत्पन्न करेगा
क्योंकि सोसाइटी का ऑफिस रहेगा, लोग जब आएंगे तो देखेंगे डेवलपमेंट क्या चल रहा है। तो डेवलपर तो डेवलपमेंट दिखाना नहीं चाहता है, यही उसके लिए बाधा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको ऑफिस भले ठीक है भाई नहीं है तो डेवलपर बाहर लेके दे भाड़े पे, तो आप जहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं वो सोसाइटी को बता सके। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज का जो हमारा विषय था हाउसिंग सोसाइटी की समस्याएं और समाधान। तो वीडियोस कैसी लगी उस बारे में कमेंट्स कीजिएगा और बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। इस सारे के विषय में, हर घटना के विषय में हम बात करेंगे, हर पहलू को बताएंगे, हर नियम को बताएंगे। अब ये देखना है कि आप कितना जागरूक होते हैं। आप अगर जागरूक हो गए, दूसरों को जागरूक कीजिए। हमारा आज जागो इंडिया जागो का उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में एसआरई के बारे में जो भी नियम कानून है उसकी जो भी जानकारियां हैं हम लोगों को देते रहेंगे। और आपका फर्ज है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और औरों को जागरूक कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।